लेक्चर 7 के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम कैसे एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का ग्रेडियंट निकालते हैं और बहुत ही आसान आइडिया था कि हमें एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन यानी जो कि RD से R तक जाता है, इनपुट RD है और आउटपुट R है, हमें उस फंक्शन के जब उसका ग्रेडियंट निकालना है फंक्शन का, तो हमें हर डायरेक्शन में उसका ग्रेडियंट लेना होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, यानी x1 के रिस्पेक्ट में, x2 के रिस्पेक्ट में, वैसे ही xd के रिस्पेक्ट में। और हमने एक छोटा सा उदाहरण देखा था। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम अब अगला उदाहरण देखते हैं। और अब जितने भी हम उदाहरण देखेंगे ये सारे ऑप्टिमाइजेशन और मशीन लर्निंग के कंटेक्स्ट में ही आएंगे। ये सारे उदाहरण आपको जगह जगह ऑप्टिमाइजेशन में मिल जाएंगे, तो हम ये सारे उदाहरण वो देखने वाले हैं। और हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड, ये जो हमने आइडिया देखा था पिछले क्लास में, उसी को और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स में ले जाएंगे और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी देखने वाले हैं, जैसे चेन रूल। तो मैं एग्जांपल नंबर 2 की बात करता हूँ। एग्जांपल नंबर 2 है, अगर मेरा fx इज़ c ट्रांसपोज x, यानी कि मेरे पास एक fx है जो कि एक वेक्टर c है जो कि कांस्टेंट वेक्टर है और टाइम्स x उससे बना हुआ है। और अगर मुझे ग्रेडियंट ऑफ fx निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं चाहूँगा कि इसे आप खुद से निकालने की कोशिश करें, 2 मिनट दें और खुद से निकालने की कोशिश करें, क्योंकि आइडिया वही है। लेकिन अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो आप ये एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं। तो अब हमें ग्रेडियंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू fx निकालना है। और ध्यान रहे, एक x एक वेक्टर है, यानी उस वेक्टर के हर डायरेक्शन में उस वेक्टर के हर कंपोनेंट का हमें ग्रेडियंट अलग से निकालना होगा। तो ये हमारा जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह बन चुका है, c1x1 प्लस c2x2 प्लस cnxn या cdxd, आप चाहे इसे जैसे भी देख सकते हैं। क्योंकि ये जो फंक्शन है, क्योंकि ये c और x का इनर प्रोडक्ट है, तो वो c1x1 प्लस c2x2 प्लस cnxn है। तो अगर मैं इसका ग्रेडियंट निकालूं तो आपको ध्यान होगा कि इसका ग्रेडियंट कुछ इस तरह दिखेगा, dx1f dx2f और वैसे ही dxnf, ऐसा कुछ वेक्टर बनेगा, ठीक है। और d बाई dx1 ऑफ f जो है, अगर मैं बाकी सबको कांस्टेंट मान लूँ और सिर्फ x1 वाले एक्सप्रेशन को देखूँ, तो हमें दिखेगा कि दिस इज़ जस्ट c1, वैसे ही x2 के रिस्पेक्ट में केवल c2, वैसे ही xn के रिस्पेक्ट में cn, यानी कि ये मेरे पास केवल एक c वेक्टर है। तो हमने ये देखा, बहुत ही सिंपल उदाहरण है। हमने देखा कि ग्रेडियंट ऑफ fx वेयर fx इज c ट्रांसपोज x विथ रिस्पेक्ट टू x इज द वेक्टर c। और मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहता हूँ। जब भी हम वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की बात करें तो आप उसका एक स्केलर वैल्यूड फंक्शन इमेजिन करें और देखें आंसर क्या आता है। वेक्टर वैल्यूड फंक्शन भी कुछ उसी तरह दिखने वाला है। तो जैसे अगर इफ दिस वाज अ स्केलर वैल्यूड फंक्शन, तो ये कुछ c टाइम्स x होता। और मैं अगर आपको पूछता कि fx अगर cx है तो f डैश x क्या है, तो आप कहते भाई वो तो c है। ये बड़ा ही आसान है। तो बस ये उसका वेक्टर वैल्यूड का जो काउंटर पार्ट है वो c की जगह c वेक्टर हो चुका है, बस इतना ही है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा उदाहरण था। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं और मैं चाहता हूं कि इसे आप खुद करें और मैं इसे प्रूव नहीं करूंगा। अगर मैं c ट्रांसपोज x की जगह x ट्रांसपोज c देता हूं तो हमारा आंसर क्या होगा? तो आप प्लीज़ इसे ठीक इसी तरह, जिस तरह हमने पिछले उदाहरण में देखा था, यही सेम मेथडोलॉजी लगाइए, सेम तरीका लगाइए, बिल्कुल वही तरीका लगाइए और आप देखिए कि x ट्रांसपोज c में क्या आएगा। तो आप इसे अपना वीडियो रोकें और कुछ 3-4 मिनट, 5 मिनट, जितने भी आपको लगता है, आराम से अपना समय लें और इसे बताएं। तो जैसे कि आपने देखा ही होगा और मैं इसे प्रूव नहीं करूंगा, ये आपका होमवर्क है कि इसका जो ग्रेडियंट है, इस फंक्शन का जो ग्रेडियंट है वो भी c ही है आया होगा। तो अब हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन आ चुके हैं, एक है x ट्रांसपोज c और दूसरा है c ट्रांसपोज x। तो ये हमारे 2 ग्रेडियंट जो फंक्शन है वो हमें 2 फंक्शंस के जो उदाहरण है उनका हमें ग्रेडियंट मिल चुका है। अब हम थोड़ा सा और
complicated. Let's complicate further. अब हम उन फंक्शंस की बात करेंगे fx जो कि rd से rm जा रहे हैं, या मैं अगर थोड़ा और इसे वेरिएबल चेंज करूँ तो rm से rn जा रहे हैं, वो आप जैसा भी आप चाहें कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे rd से rm ही कहते हैं, यानी कि इनपुट में rd है और आउटपुट में rm है। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, बहुत ही आसान उदाहरण है। मान लीजिए मेरा फंक्शन है fx जो है वो है जस्ट x या x ट्रांसपोज। चलिए हम इस फंक्शन को लेते हैं। ठीक है, यानी कि मैं x वेक्टर ले रहा हूँ और उसका ट्रांसपोज मैं आउटपुट के रूप में दे रहा हूँ। तो ये एक rd से rm जाने वाला फंक्शन हुआ, यानी कि इनपुट rd है और आउटपुट rm है। ठीक है, ये एक हमारा फंक्शन है। यहाँ पे जो d है वो d है और जो m है वो भी d है। ठीक है, आप देखिए मैं इनपुट में वेक्टर ले रहा हूँ और आउटपुट में भी वही वेक्टर आपको आपस मतलब आउटपुट में दे रहा हूँ। ये बहुत ही ट्रिवियल फंक्शन है, लेकिन आपको अभी समझ में आएगा कि ये फंक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे केस में क्या होता है? तो ऐसे केस में चूंकि हम वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं और हमें ऐसे केस में अगर हमें कुछ ये निकालना है, तो यहाँ पे आउटपुट r नहीं है, आउटपुट सिर्फ एक नहीं है, तो आउटपुट के भी हर डायरेक्शन का हमें इनपुट के हर डायरेक्शन के साथ ग्रेडियंट निकालना होगा। ठीक है, पहले हमारा जो पिछला जो एग्जांपल था, जैसे x ट्रांसपोज c था, चाहे c ट्रांसपोज x था, चाहे ये वाला जो उदाहरण था, इसमें आउटपुट रियल था, मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में आउटपुट है। अब यहाँ पे दो डायरेक्शन में आउटपुट है, एक दो मतलब यहाँ पे मतलब कि मैं इस उदाहरण की बात कर रहा हूँ, माफ कीजिए, यहाँ पे m डायरेक्शंस d डायरेक्शंस में आउटपुट है। यानी इनपुट वेरिएबल बहुत सारे डायरेक्शंस एक वेक्टर है और आउटपुट वेरिएबल भी एक वेक्टर है। और अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है आउटपुट के फंक्शन का किसी एक वेक्टर के रिस्पेक्ट में, जो कि इनपुट यहाँ पे इन केस में इनपुट है, तो आउटपुट के हर डायरेक्शन का इनपुट के हर डायरेक्शन के साथ मेरे को स्लोप निकालना होगा। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि जो मेरा ग्रेडियंट आएगा, अब वो वेक्टर भी नहीं है, वो एक मैट्रिक्स है, विल बी मैट्रिक्स। ये बात आपको समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और इसका एक बहुत ही सिंपल उदाहरण है कि भाई अगर हमने और एक और उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। हमने जैसे ये फंक्शन देखा था x ट्रांसपोज c या c ट्रांसपोज x, और उसका ग्रेडियंट एक वेक्टर आया था। अब अगर मैं इस ग्रेडियंट का ग्रेडियंट लेना चाहूँ तो वेक्टर का डेरिवेटिव है, वेक्टर का डेरिवेटिव देखिए, ये जो फंक्शन है ये खुद rd से rd का फंक्शन है, यानी वो c इनपुट, यानी वो कुछ इनपुट नहीं ले रहा है और वो आउटपुट में एक वेक्टर दे रहा है। तो आप कोई भी इनपुट दीजिए, वो आउटपुट में एक वेक्टर देता है। तो ये rd से rd फंक्शन है, तो इसका जो ग्रेडियंट होगा वो एक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसके हर डायरेक्शन में हमें एक रेट ऑफ चेंज मिल रहा है। तो मैं आपको जैसे अगर मैं आपको छोटे से उदाहरण दूं और हम इस x ट्रांसपोज वाले क्वेश्चन पे आते हैं, पर मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक ये फंक्शन है x ट्रांसपोज x। ठीक है, और अगर मैं इसकी डेरिवेटिव की बात करूं तो चलिए हम इसका ग्रेडियंट लेते हैं पहले। तो ये इसका ग्रेडियंट कुछ इस तरह आएगा कि हमें इसका ग्रेडियंट निकालना है इस फंक्शन का, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू xd स्क्वायर, क्योंकि x इज इन rd इन दिस केस। x ट्रांसपोज x मतलब कि कुछ इस तरह दिखेगा, x ट्रांसपोज x, तो वो
कुछ ऐसा दिख जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू xd स्क्वायर। तो जो इसका ग्रेडियंट आएगा, और आपसे फिर से एक विनम्र निवेदन है कि आप इसे वीडियो को रोकें और इसका ग्रेडियंट खुद निकालें। तो ये जो ग्रेडियंट आएगा वो आपके लिए बहुत आसान है देखना कि ये कुछ इस तरह दिखेगा, 2x1 2x2 अप टू 2xd, यानी कि ये कुछ इस तरह दिखेगा 2 टाइम्स वेक्टर x। तो आप देखिए कि ये जो वेक्टर है ये ग्रेडियंट है, मगर ये एक तरह का, बट दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑल्सो, ये पढ़िए एक फंक्शन भी है। तो क्या मैं इस फंक्शन को अगर मैं g बोल दूं तो क्या मैं g का ग्रेडियंट x के रिस्पेक्ट में नहीं निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। तो अगर हम इस बारे में बात करेंगे कि इसका ग्रेडियंट क्या है, बट मैं इस फंक्शन पे थोड़ा और ध्यान देना चाहूँगा। ये जो फंक्शन है ये कुछ इस तरह है, 2 टाइम्स x1 की दिशा में ये x1 है, दिस इज इन x1 डायरेक्शन, x2 की दिशा में ये x2 है, दिस इज इन x2 डायरेक्शन, वैसे ही xd की दिशा में ये xd है, इस फंक्शन की वैल्यू xd है, xd डायरेक्शन। मैं कुछ ऐसा फंक्शन भी लिख सकता हूँ, और मैं आपके जस्ट अगर किसी को कन्फ्यूजन है या किसी को किसी तरह की शंका है तो मैं उसके निवारण की बात कर रहा हूँ अभी। मैं कुछ ऐसा फंक्शन भी लिख सकता हूँ जो कि 2x2 2x1 2x3, मैं बस ये लिख रहा हूँ। तो आप देखिए x1 की डायरेक्शन में x2 है, x2 की डायरेक्शन में x1 है, और x3 की डायरेक्शन में x3 है। तो फंक्शन की डायरेक्शन में और उस डायरेक्शन में जो फंक्शन वेरिएबल ले रहा है वो अलग अलग हो सकते हैं। बस मैं आपको ये उदाहरण देना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखेंगे x1 की डायरेक्शन में वो x2 पर डिपेंडेंट है, यानी जब मैं इस पर x2 का डेरिवेटिव लूँगा, x2 की डायरेक्शन का डेरिवेटिव लूँगा तो 2 आएगा, x1 की डायरेक्शन का डेरिवेटिव लूँगा तो 0 आएगा। मतलब ये x1 के रिस्पेक्ट में, x1 की डायरेक्शन में, अगर ये फंक्शन x1 की डायरेक्शन में 2x2 है तो x1 के रिस्पेक्ट में ये चेंज नहीं हो रहा है, मगर x2 डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हर डायरेक्शन में d डेरिवेटिव्स लेने पड़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 डायरेक्शन है तो हमें 3 डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से पीछे आता हूँ। हमने इसकी बात की थी कि भाई हमारे पास अगर एक फंक्शन है जो कि rd से rm जा रहा है, इसे हम fx, जैसे मैंने आपको बताया x ट्रांसपोज एक फंक्शन है। हमने यहाँ पे आगे देखा 2x, ये एक फंक्शन है ना। तो फंक्शन जो है वो रियल वैल्यूड, मतलब r से r भी हो सकता है, rd से r भी हो सकता है, और rd से कोई rm भी हो सकता है। इनफैक्ट फंक्शन एक मैट्रिक्स इनपुट लेकर मैट्रिक्स आउटपुट भी दे सकता है। फंक्शन केवल एक मैपिंग होती है। तो जो डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है वो खुद उस हर दिशा में जहाँ पे हमें डेरिवेटिव लेना है, हम हर दिशा का डेरिवेटिव हर दिशा से ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन पॉइंट है। तो मैं फिर से इस पे आऊँगा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को समझते हैं कि द मीनिंग ऑफ this when we are talking about rd to rm, and this will, this is a matrix, and this is a matrix of dimension m क्रॉस d। माफ़ कीजिएगा, मैं इसको एक बार फिर से नोट कर लेता हूँ। दिस इज ऑफ डायमेंशन d क्रॉस m। तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये d क्रॉस m होगा, यानी कि हर डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग, हर m के करस्पॉन्डिंग एक कॉलम होगा यहाँ पर, और ऐसे हमारे m कॉलम्स हैं। सो दिस इज फॉर द फर्स्ट आउटपुट डायरेक्शन, दिस इज फॉर द सेकेंड आउटपुट डायरेक्शन, वैसे दिस इज फॉर द mth आउटपुट डायरेक्शन।
मैं फिर से कह दूं, gradient of a function that goes from Rd to Rm is a matrix from of order of size d cross m. तो चलिए हम इसे उदाहरण से देखते हैं ताकि ये आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। तो हम इसी उदाहरण पे आते हैं। हमारा एक फंक्शन है x ट्रांसपोज, यानी ये फंक्शन टेक्स इनपुट x and आउटपुट्स x ट्रांसपोज, मतलब ये x लेता है और x ट्रांसपोज दे देता है। ठीक है, तो चलिए हम इसका ग्रेडियंट निकालते हैं। तो इसका ग्रेडियंट, तो सबसे पहले हमें पहली डायरेक्शन में ग्रेडियंट निकालना है। तो चूंकि ये फंक्शन कुछ इस तरह है, यानी कि फंक्शन कुछ इस तरह है x1 xd इसका ट्रांसपोज, तो पहली डायरेक्शन में वो x1 है, तो हम पहली x1 की डायरेक्शन देखते हैं। और x1 की डायरेक्शन में x1 के साथ डेरिवेटिव है 1, x2 के साथ डेरिवेटिव है 0, x3 के साथ डेरिवेटिव 0, वैसे सारे 0। क्यों? क्योंकि ये जो है दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ fx इन डायरेक्शन f1, डायरेक्शन 1, ये पहली डायरेक्शन का ग्रेडियंट है। मतलब मैं सिर्फ इस टर्म का देख रहा हूँ और इस टर्म का ग्रेडियंट मैं सारे वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ। तो ये हो गया। अब मैं x2 टर्म देखूंगा, जो सेकेंड कॉलम जो है, सेकेंड कॉलम विल बी f2x, और f2x हमारा है x2, f1x था हमारा x1, f2x हमारा x2 है, क्योंकि देखिए यहाँ पे x2 लिखा हुआ है। तो इसका डेरिवेटिव x1 के रिस्पेक्ट में 0 है, x2 के रिस्पेक्ट में 1 है, वैसे ही सारे 0 हैं। ठीक इस तरह जो थर्ड कॉलम है वो कुछ ऐसा दिखेगा, और जो nth कॉलम है या mth यहाँ पे dth कॉलम है कुछ ऐसा दिखेगा। यानी कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है देखना, ये जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर fx इज x ट्रांसपोज, क्योंकि हमने सारे के सारे डायरेक्शंस में, आउटपुट डायरेक्शन में सारे डेरिवेटिव निकाले हैं हमने इनपुट डायरेक्शन के। इनपुट डायरेक्शन है x1 x2 xd, आउटपुट डायरेक्शन भी x1 x2 xd है। ठीक है, तो ये हमारा x ट्रांसपोज हो गया। अब मैं आपको अगला डेरिवेटिव भी निकाल के दिखाता हूँ। अगर मेरा फंक्शन, आपको याद होगा, अगर मेरा फंक्शन 2x है, ठीक है, तो ठीक उसी तरह इसका जो डेरिवेटिव है वो 2 टाइम्स आइडेंटिटी हो जाएगा। यानी कि डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू 2x इज 2 टाइम्स i। ठीक, अगेन वो x ट्रांसपोज और x से फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमें डायरेक्शन से मतलब है। तो डायरेक्शन में उसका जो नंबर है वो x1 या x2 या xd ऐसे है। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा दूसरा उदाहरण हो गया। तो इसी उदाहरण को मैं अगर आगे बढ़ाऊँ तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा फंक्शन fx था x ट्रांसपोज x, तो इसका जो डेरिवेटिव था वो आया था 2x, और इसके डेरिवेटिव का डेरिवेटिव जो आया था, जिसको मैं ग्रेड स्क्वायर f बोलूँगा, अब वो हो जाएगा 2 टाइम्स i। तो ये इसे आपको याद रखना है, और इसी को हम और कॉम्प्लिकेट करने वाले हैं अभी। तो इसे आपको याद रखना है कि fx इज x ट्रांसपोज x, तो gradient of fx is 2x and gradient of fx is gradient square f, or this is also called the Hessian of fx, it's 2i, right? तो ये हमारे जो 2 उदाहरण हैं, मैं चाहता हूँ कि इसे आप जाएं वापस और देखें, और अगली क्लास में हम जो है चेन रूल देखेंगे, और इन्हीं जो हमने अभी तक यूज़ किया है इन्हीं को यूज़ करके हम और कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।